हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि लॉकडाउन के कारण हम अपने बच्चों के लिए घर पर ही सुविधा कर रहे हैं पढ़ाने का। और आज के मेरी इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमारे क्लास 9 का जो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, चाहे वो मोशन हो गया, चाहे फोर्स हो गया, उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, है ना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना साउंड एंड एनर्जी हो गया। दे ऑल चैप्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ईच ऑफ द मैनर एंड आई विल शो यू कि इन विच पर्पस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9, दैट इज मोशन। दैट इज मोशन, अ स्टेट ऑफ बॉडी, अ स्टेट ऑफ बॉडी। थैंक यू। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पहले ब्रीफ नोट्स पढ़ते हैं। ब्रीफ नोट्स करने का मतलब इसका कुछ इंट्रोडक्शन की आखिरकार इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मोशन को अगर हिंदी में कहें तो गति। कोई भी चीज मूविंग है दैट इज वो मोशन में है। कोई भी चीज मूविंग अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो मोशन में है ना। कोई भी चीज, है ना, कोई भी इंसान अगर मूव कर रहा है तो क्या हो गया, मोशन हो गया। मोशन से समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक डील करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है रेस्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है मोशन ऑब्जेक्ट। जो रेस्ट ऑब्जेक्ट और मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑब्जेक्ट कि वैसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंगली या अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज ना करे। जो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, दैट मीन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। वो क्या कहलाता है कि वो रेस्ट में है ना। जैसे कि यहाँ पर हम खड़ा है, हम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मूव नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम इन रेस्ट। बट अगर हम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली मूव करना शुरू कर देंगे, टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज करना शुरू कर देंगे, है ना। मैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं मोशन में हूँ। मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। तो मोशन में ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने प्लेस और पोजीशन को चेंज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। समझ में आ गया। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिरकार विच कौन से बेसिस पर हम कह रहे हैं कि वो रेस्ट में है, वो मोशन में है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो कौन सा बेसिस है जिस पर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और वो बेसिस होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, समझो हुआ ध्यान से। इसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को हम ये जान पाते हैं कि वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं जान पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मैं मोशन में हूं, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ये ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे कि वो रेस्ट में है कि नहीं है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट जिसे यूनिवर्सली रेफरेंस पॉइंट कहा गया है वो टाइम है। और उसी टाइम के बेसिस पर हम लोग ये जानेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। तो इसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करना अभी जस्ट मैंने किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंगली, बिकॉज टाइम इज यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट change its place or position with change in time then it is said to be in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन और अपना प्लेस समय के अनुकूल चेंज करे, समय में परिवर्तन के अकॉर्डिंगली चेंज करे,
तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वो मोशन, वो मूव कर रहा है। मोशन यानी मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है। मोशन का मतलब क्या है, वो मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो मूव नहीं कर रहा है। मैं टाइम के अकॉर्डिंगली, मैं व्हाइट बोर्ड के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, दैट इज आई एम इन मोशन, आई एम नॉट इन रेस्ट। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई ना, द चेंज इन पोजीशन और प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मोशन किसी भी पाथ में हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो। ये मैटर नहीं करता है कि पाथ होना कैसा चाहिए, मोशन किसी भी पाथ में हो सकता है। मोशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ एनीथिंग। तो मोशन बेसिकली 3 टाइप को हम लोग को पढ़ना है। एक ट्रांजिटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, दैट इज, ये क्या कहलाएगा, हम स्ट्रेट लाइन पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर, नाम ही से पता चला है सर्किल, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल के सर्कमफ्रेंस का चक्कर लगाए, जहां से स्टार्ट करे फिर वहीं पर आ जाए, जहां से स्टार्ट करे फिर वहीं पर आ जाए, जहां से स्टार्ट करे फिर वहीं पर आ जाए, तो उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जो एक डिफिनिट पाथ का चक्कर लगा रहा है। कैसा मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिफिनिट पाथ का चक्कर लगाए तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिफिनिट पाथ का चक्कर लगाए तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन, है ना। इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर, है ना, मोशन। इट कैन, द पाथ कैन बी सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ना। और हमारा लास्ट बच गया टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ये बात का जिक्र आप साउंड में देखिएगा, साउंड चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन का जिक्र आएगा। तो सबसे पहले टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो ये वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी या टू एंड फ्रो मोशन होता क्या है, तो देखिए, अगर मान ले कि ये मेरा मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड आए, फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड आए, फॉरवर्ड जाए, फिर बैकवर्ड आए, ये मेन पोजीशन को रिपीट कर रहा है बार बार। फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड आया, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड आया, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड आया। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल, जैसे यहाँ पर सिंपल पेंडुलम यहाँ पर बनाएंगे हम, तो इसका जो मूवमेंट होगा, ये जो मूवमेंट होगा, ये जो मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। क्यों, क्योंकि ये अपने मेन पोजीशन को क्या करेगा, बार बार क्या करेगा ना, रिपीट करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, मोशन का इंट्रोडक्शन क्लास। वीडियो को पॉज करके पूरे नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिए, इसके आगे हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है समझिए। देखिए, इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग को 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये अगर हमको चाहे डिस्टेंस का हो, चाहे स्पीड का हो, या वेलोसिटी का हो, एक्सेलरेशन का हो, फोर्स का हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर हमको पॉइंट बनाना है तो उसके लिए हमको ये क्वांटिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड करने का मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, है ना, उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी।
समझिए, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ है ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मिले उसके पास डायरेक्शन भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या होता है स्केलर, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन भी होता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद फर्दर हम लोग मोशन को दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करे, यानी जितना टाइम पास कर रहा है उतना ही के रेट में उसका क्या हो रहा है डिस्टेंस वो तय कर रहा है, तो उस तरह की मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कि इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल है ना डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट का मोशन हो गया, अर्थ के चारों ओर क्या हो गया सैटेलाइट का मोशन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब कैसा मोशन में होता है यूनिफॉर्म मोशन में होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है इक्वल डिस्टेंस तय करता है ना। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 0 से 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 से 2 सेकेंड में फिर फर्दर 5 मीटर, 2 से 3 सेकेंड में फर्दर 5 मीटर, यानी जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है जैसे जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय किया जा रहा है, यानी यहां से भी निकालेंगे तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक बात हमेशा याद रखना, ग्राफ से पूछ लिया जाता है कि अगर स्ट्रेट लाइन आए तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या शो करता है तो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या शो करता है यूनिफॉर्म मोशन, तब दिमाग में डालो बाबू, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या शो करता है यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद ये स्लोप का कैलकुलेशन करना है, तो यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे है ना, इधर से मेरा डिस्टेंस का, इधर से मेरा निकल रहा है, इधर से मिलेगा टाइम का, इधर से मिलेगा डिस्टेंस का, 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद हम स्लोप का कैलकुलेशन निकाल लेंगे, किसी पॉइंट पर हमसे पूछेगा तो वो हमसे निकल जाएगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट इसका अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करे, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करे तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे मान लो कि 0 से 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर 1 से 2 में 10 चला गया, फिर 2 से 3 में फिर 15 चला गया, 3 से 4 में फिर 5 पर आ गया, यानी टाइम तो इक्वली क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है ना, लेकिन क्या रहा उसका डिस्टेंस इक्वली नहीं कर रहा है। पहला में 10 किया, दूसरा में 5 किया, तीसरा में 15 गया, चौथा में 20 गया, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व लाइन आएगा, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और इस तरह के मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और इस एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन का हमेशा कैसा लाइन आएगा कर्व लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। चाहे जब हम लोग बीजी ट्रैक पर गाड़ी चलाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम लोग का स्पीड क्या टाइम तो इक्वल हो रहा है, लेकिन हमारा क्या होता है डिस्टेंस हम इक्वली तय नहीं करते हैं। तो उस तरह के मोशन उस कंडीशन में हमारा मोशन कैसा होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको सही तरीके से अपनी कॉपी में उतारिए। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे वो कौन सा पैरामीटर्स है जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है डिपेंड करता है। तो वो 3 पैरामीटर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है 3 पैरामीटर पर। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है उसका वेलोसिटी और तीसरा होता है उसका एक्सेलरेशन। डिस्टेंस पढ़ेंगे अभी हम लोग, वेलोसिटी
इसके बाद द टॉपिक में एक्सेलरेशन, उसके बाद द टॉपिक में। और ये तीनों इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग एक साथ डील किए हैं और इसको हम लोग एक साथ समझना है, तभी हम ये दोनों के बीच डिफरेंस को आसानी से क्लियरली समझ पाएंगे। अगर दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस होता क्या है? तो कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ को ट्रैवल करता है, जितना पाथ पर ग्राउंड करता है, जितना पैदल चलता है या जितना वो चलता है उस पर, वही उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उस जिस पाथ पर वो चला और उसके टोटल एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। है ना, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन इट ना। ये क्या होता है बुआ, ये लेंथ का एक्चुअल पाथ होता है, ये पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है जिस पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मूव किया है, मोशन किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, एमलेसली बस वो चलते गया है और बस उसके टोटल एक्चुअल पाथ को निकाल दिए तो वो क्या में निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल गया। जैसे क्या किया कि यहाँ से हम स्टार्ट किए और चलते गए और 1 घंटा बाद रुक गए और जब टोटल डिस्टेंस निकाले तो निकला 10 किलोमीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन मेरा नहीं था, हम बस चलते गए। उसके बाद आता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। इसका चूंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। और इसको बड़े यूनिट में नापने के लिए किलोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। तो मीटर और किलोमीटर ये दोनों क्या है, कॉमन यूनिट्स है जिससे कि हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना। ये कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सा है, ये आपका स्केलर है। समझिए ध्यान से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्केलर और वेक्टर। स्केलर वैसा फिजिकल क्वांटिटी, अगर उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है तो क्या होगा, वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वैल्यू, सिर्फ वैल्यू रहे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ वैल्यू रहता है तो वो होता है ना स्केलर क्वांटिटी। अगर वैल्यू के साथ क्या रहे, उसके पास डायरेक्शन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसी कारण ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। जैसे ही हमने लिए 100 किलोमीटर, देयर इज नो डायरेक्शन इन दिस and we know that if direction is not included then it is the distance traveled by the object, and if the direction is included then it is displaced by the object। ये क्या होता है, ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करेगा कि वो तिरछा भागा है किसी टेढ़ा भागा है ना, डिपेंड करता है वो डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। जितना भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है दैट मींस उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो है ना। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा है ना। लेकिन अगर कोई अलग अलग है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है, अगर डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। अब देखिए दोनों को डिफरेंशिएट करते जाऊंगा। ये एक्चुअल पाथ होता है, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर किया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से क्या किया, पहले इधर गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर ऊपर गिर गया 10 किलोमीटर। अब इसका हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, यानी ये ए से ओ गया, फिर ओ से कहां गया, बी गया, तो
तो जब यहां पर हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस, तो क्या होगा AO प्लस OB, दैट इज AO मेरा 10 किलोमीटर है, OB 10 है, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर। डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 20 किलोमीटर। लेकिन अभी जस्ट पढ़े हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ पर दिमाग रहेगा कि भैया कैसे हम निकले कि यहाँ तुरंत पहुंच जाए, इस 20 किलोमीटर को कम कर दें, तो ये क्या कर देगा डायरेक्शन लेगा। इसने डायरेक्शन नहीं लिया लेकिन ये डायरेक्शन लेगा, ये यहाँ से शॉर्टकट मारेगा, और शॉर्टकट रास्ता को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टकट रास्ता को क्या बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर 90 का एंगल बनना है, तो ये एक राइट एंगल बन गया। तो जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेंथ मेरा 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 100 प्लस 100, यहाँ हो गया 200, और यहाँ हो गया 10 रूट 2 मीटर। ये मेरा क्या निकल गया 2 किलोमीटर। ये मेरा क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट, क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया। समझ में आ गया। ये मेरा डिस्टेंस था, ये मेरा क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया। देख रहे हो आया ना, छोटा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस क्या है बड़ा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ। इसमें कभी भी डिटेल गड़बड़ नहीं कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, फाइनल देखिए पोजीशन। जैसे यहाँ पर करे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये इसका हो गया इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, और ये कहाँ चला गया B तक चला गया। तो B का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जाके रुक गया, तो ये B क्या हो गया फाइनल पोजीशन। B क्या हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। वो जहां तक पहुंचा, कहां से शुरू किया, तो जहां तक पहुंचा और जहां पर शुरू किया उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी दूरी तय कर रहा है, तो इसका मेजरमेंट क्या होता है मीटर होता है। अब दोनों में डिफरेंस, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एज वी नो दैट इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो कैसे जीरो होगा समझिएगा। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर या किसी पाथ पे, जैसे मान लो कि ये A से शुरू किया, यहां से शुरू किया, ये घूम के फिर आ गया यहीं पर आ गया, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया सेम हो गया। जैसे यहां पर यहां से लिख सकते हैं कि इफ इनिशियल एंड फाइनल इज सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो सेम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट 0/0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो यहीं से शुरू किया और यहीं पर आके रुक गया, यहाँ पर यहाँ A से शुरू किया और यहीं पर आके क्या हो गया रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा सर्कुलर पाथ है तो 2π क्या होगा r होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक है। ये पाथ पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस में डायरेक्शन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सर डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो इससे डिस्प्लेसमेंट मेरा बड़ा हो जाएगा, तो फिर तो आपका पढ़ाया हुआ गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, डायरेक्शन ना है, इधर गया तो इधर अगर कह दिए यहाँ से हम कि ये 10 मीटर इधर गया और फिर यहाँ से 20 मीटर आ गया, तो एक्चुअल पोजीशन इसका यहाँ पर ना है, तो यहाँ से क्या होगा फाइनल 20 - 10 यानी कितना मूव किया 10 मीटर नहीं मूव किया, तो ये होता है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस में से घटा देंगे तो कैसे निकलेगा, इसको समझते हैं ध्यान से। डिस्टेंस निकालेंगे 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो ये कितना एक्स्ट्रा मुड़ा, यहाँ से बस छोड़िए इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सीधे क्या कर देंगे डिस्टेंस में क्या कर देंगे डायरेक्शन को जोड़ देंगे, उधर जाएगा पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, तो मेरा क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा।
डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। नोट में याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, पाथ अलग अलग है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ब्रीफ नोट। वीडियो पॉज कीजिए, इसको सही से उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इसके अगले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को टाइम से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या होगा, स्पीड निकल जाएगा। तो इसमें ये चीज पढ़ने का कारण क्या है, इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना तेजी से मूव कर रहा है, मतलब कितना जल्दी जल्दी मूव कर रहा है या कितना धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी मूव कर रहा है ये बताता कौन है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बताता है ना। और वो निकलता कैसे है, तो डिस्टेंस को, मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किए गए दूरी को जब वो जितना टाइम लिया उससे हम डिवाइड देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, मेरा स्पीड निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको हम एक तरीके और से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम इंटरवल। ये क्या होता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किए गए दूरी को हम जब टाइम से डिवाइड देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। तो स्पीड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड हो गया। यानी स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड पर पावर -1, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। स्पीड को एस से, डिस्टेंस को डी से, टी से टी से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू डिस्टेंस को s मानते हैं और टाइम को t मानते हैं, s बाई क्या हो गया, t हो गया। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, कहीं कहीं पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है या किलोमीटर पर आवर भी होता है हायर यूनिट्स के लिए। जब डिस्टेंस क्या दिया रहे, किलोमीटर, और टाइम किस में दिया रहे, आवर में, तो उस समय मेरा क्या निकलता है, स्पीड मेरा किस में निकलता है, किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद स्पीड को नापने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। गाड़ी में देखे होंगे जब हम लोग अपने बाइक को चलाते हैं तो स्पीडोमीटर का कांटा क्या होता है, बढ़ता है। जब हम लोग स्पीड करते हैं गाड़ी को तो बढ़ता है, जब गाड़ी को स्लो करते हैं तो वो क्या होता है, घटता है। तो वो जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर। और यही स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस करने का मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बताता है ना। उसके बाद कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज का मतलब सब कि वो जितना क्या किया, जितना दूरी तय किया, मतलब टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड दे दो तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड, है ना। मतलब वो रुक रुक कर कितना डिस्टेंस तय किया, टोटल डिस्टेंस निकाल दिए, टोटल टाइम कितना लिया, और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, है ना। जितना भी डिस्टेंस लिया सबको ऐड कर दिए, टाइम को ऐड कर दिए, दोनों को डिवाइड दे दिए, मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ गया। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, जब हम स्पीड निकालते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। उसके बाद कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, दोनों क्या है, यहाँ पर स्पीड का यूनिट है, लेकिन ये बड़ा यूनिट है और ये क्या है, छोटा है। एक बात दिमाग में फंडा डालो, बड़ा से छोटा जाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, छोटा से बड़ा जाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे।
यहाँ से किलोमीटर आवर से ये बड़ा है, मीटर पर सेकेंड छोटा है, तो किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर है 1000 मीटर हो गया, आवर है 60 इंटू क्या हो गया 60 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 बार में 3 बार में कितना आ गया 5/18 ऊपर मीटर नीचे सेकंड आ गया ना, 5/18 मीटर पर सेकंड, वही सेम थिंग है। तो सीधे डायरेक्ट करने के लिए इतना लंबा चौड़ा हम लोग करने की जरूरत नहीं होता है। अगर किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधे क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर छोटा से बड़ा में करना है तो 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी, अब देखो बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था, लेकिन इसमें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन होगा। बस यही कर है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो भी सेम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज डायरेक्शन, है ना। Velocity of a body is the distance per unit time in a given direction is known as velocity of the body, है ना। Velocity is equal to distance in a given direction बटा कितना हो गया टाइम, और डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में कि डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी ऐसा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इट इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ये होता है स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर नहीं लिखे हैं ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर देखें जस्ट ये डायरेक्शन मौजूद है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये कभी भी जीरो नहीं होगा, रुक गया तो स्टॉप हो गया, रेस्ट हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा तो जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जो दोनों इक्वल हो गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का फंडा यूज नहीं करना है, बस अर्थमेटिक मीन निकाल देना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब वही, अगर 2 यूनिट है, 2 ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे। इसका जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए है कितना, तो वेलोसिटी क्या होता है 2 प्रकार का होता है, एक इनिशियल, दूसरा क्या हो गया फाइनल। इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। इनिशियल मतलब जिस स्पीड से वेलोसिटी ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मूव करना वो उसका हो गया इनिशियल, और जिस स्पीड से वो रुका वो क्या हो गया उसका फाइनल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है u प्लस बी अपॉन 2। कैसे निकलता है u प्लस बी अपॉन 2। ये मेरा क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर छोड़ गया था हम लोग का नोट में। तो देखो हुआ कि अगर कौन सा वो कंडीशन होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे और एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो आपका स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा इक्वल होगा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग से इसे उतार लीजिए, है ना। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग।